हेलो क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो बेसिकली हम लोग इसमें देखेंगे कि मैकेनिक्स के साइंस के किस पार्ट से हमको डील करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसमें देखते हैं कि जो भी फोर्स लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर, आइदर वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो हमको क्या करना होता है कि उसकी स्टडी करते हैं, और जिससे हमको पता चलता है कि किसी भी सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, और उसके इफ़ेक्ट से कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, या उससे कौन कौन से सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन कौन से चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है वो ये है। ठीक है, तो ये सामने दिख रहा है, ये हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला क्या है, ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव हम लोगों का क्या है, डेवलप द फैसिलिटी, डेवलप द एबिलिटी टू वर्क कंफर्टेबली विद बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक, कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड फॉर एनालाइजिंग स्टैटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हमको क्या करता है कि हमारे अंदर ये एबिलिटी डेवलप करता है कि हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकें, और स्टैटिक स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर जो स्टैटिक है, ठीक है, वो मेंबर या वो बॉडी जो स्टैटिक है, जो रेस्ट पे है, अब वो आइदर एब्सोल्यूट रेस्ट में हो या रिलेटिव रेस्ट में हो, उसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, identify an appropriate structure, identify an appropriate structural system to studying a given problem and isolate it from environment, model and the problem using good free body diagram and accurate equilibrium equation। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम किसी बॉडी के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है कि हम उस फ्रेम में जिस बॉडी का एनालिसिस कर रहे होते हैं, उस बॉडी को लेकर और उस पर लगे हुए सारे फोर्स को हम इंडिकेट करते हैं, और उसके अलावा रेफरेंस में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोगों का है, उसके अलावा जितनी भी बॉडी हैं उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक, एक सिंगल बॉडी को लेते हैं और हम क्या करते हैं कि उस पर लगे हुए फोर्सेस को इंडिकेट करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्या है, आइडेंटिफाई एंड मॉडल वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग सपोर्ट कंडीशन दैट एक्ट्स ऑन स्ट्रक्चरल सिस्टम। ठीक है, हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं और मॉडल करते हैं वेरियस सिस्टम में कि किसी भी एक सिस्टम में कितने तरीके के लोड लगे हुए हैं। ठीक है, कितने तरीके के लोड लगे हुए हैं स्ट्रक्चर में, कितने तरीके के सपोर्ट हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक, अप्लाई पर्टेंट मैथमेटिकल एंड फिजिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल प्रिंसिपल टू द सिस्टम टू सॉल्व एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि मैथमेटिकल इक्वेशन, फिजिकल और इंजीनियरिंग मैकेनिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी इन मैकेनिकल डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक, हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं किस तरीके से, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी मेथड से। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी मेथड से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो इक्विलिब्रियम में है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेशन टू द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद डायनेमिक बिहेवियर। ठीक है, जब हम सिस्टम में डायनेमिक बिहेवियर का स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम में वाइब्रेशन की वजह से क्या क्या, वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें हम देखते हैं। डायनेमिक क्या है, जब हम मैकेनिक्स को करते हैं, अगर स्टडी कर रहे होते हैं, तो मैकेनिक्स में क्या होता है कि, ठीक है, मैकेनिक्स में क्या हो रहा होता है कि स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। ठीक है, तो डायनेमिक में क्या करते हैं हम लोग कि बॉडी को हम जो स्टडी कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है कि जो भी हम स्टडी कर रहे होते हैं वो मोशन बॉडी पे स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है,
फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब कोर्स आउटकम क्या है, ठीक है। अगर हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो हमको क्या क्या सीखने को मिलता है, किसी एक स्टूडेंट को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने से क्या क्या सीखने को मिलता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स द स्टूडेंट मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट द नॉलेज एंड एबिलिटी, ठीक है। किस किस चीज़ की एबिलिटी मिलती है, क्लासीफाइंग, ठीक है। डिफरेंट टाइप के मोशंस, काइनेमेटिक मोशंस को वो क्लासीफाई करता है कि वो कितने तरीके के मोशन इसमें हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कैटेगराइजिंग, ठीक है। द बॉडी इन काइनेटिक एज ए पार्टिकल, रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ठीक है। कैटेगराइज करता है कि कितने तरीके के मोशन इसमें हो रहे हैं और वो रिजिड बॉडी को किस तरीके के मोशन को परफॉर्म कर रहा है। फिर क्या है, चूजिंग प्रिंसिपल, ठीक है। हम जो प्रिंसिपल चूज करते हैं, अब वो क्या क्या हो सकता है, इम्पल्स, मोमेंट, वर्चुअल वर्क फॉर इक्विलिब्रियम, आइडियल सिस्टम एंड स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जो भी हम प्रिंसिपल चूज करते हैं उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इम्पल्स इन्वॉल्व होता है, मोमेंटम इन्वॉल्व होता है, वर्चुअल वर्क फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ आइडियल सिस्टम, मतलब कि हम क्या करते हैं कि किसी भी सिस्टम में हम जब स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोड जो है वो एक्चुअल में सिस्टम में लग रहा होता है, ठीक है। कुछ लोड जो है वो एक्चुअल सिस्टम में लग रहा होता है। जब हम उसको सॉल्व करने जाते हैं तो क्या करते हैं कि एक वर्चुअल लोड उसके ऊपर अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जो वर्चुअल लोड हम लोग माने रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, एज्यूम किए रहते हैं, उसको हम फिर से इक्वल टू जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम जीरो कर देते हैं तो वो क्या होता है कि उसका जो वर्चुअल लोड का इफेक्ट है वो सिस्टम से रिमूव हो जाता है, ठीक है। वो हम आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करा जाएगा तो उसमें देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अप्रेजिंग, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी मेथड ऑफ पार्टिकल मोशन एंड प्लेन मोशन, ठीक है। क्या होता है इसमें, वर्क एनर्जी मेथड यूज करते हैं पार्टिकल मोशन में और प्लेन मोशन में, ठीक है। फिर लास्ट क्या है, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन के कॉन्सेप्ट को भी हम इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ये दो चीज़ें हैं जो हम लोगों को इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि आगे फर्दर कि इसके आगे अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे, ठीक है। अब हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है कोर्स आउटलाइन में, उसमें क्या क्या टॉपिक है और किस किस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि पार्टिकल में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, चैप्टर 1 में स्टडी करेंगे काइनेमेटिक, ठीक है। काइनेमेटिक में क्या होता है कि बॉडी जो है वो मोशन में होती है, ठीक है। अब लेकिन उसका कॉज जो होता है, किस कॉज से उसका मोशन हो रहा है, उस कॉज को नहीं स्टडी करते हैं हम, स्टडी करते हैं बॉडी को जो मोशन में है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, काइनेटिक न्यूटन्स लॉ, ठीक है। काइनेटिक न्यूटन्स लॉ, जब न्यूटन्स लॉ में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अब काइनेटिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर कोई बॉडी है वो मोशन में है और किस कॉज से मोशन में है, हम इन दोनों को स्टडी करते हैं। मतलब फोर्स को भी स्टडी करते हैं और मोशन को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। कॉज ऑफ मोशन जो है वो कोई ना कोई फोर्स होगा, हम उस फोर्स को भी स्टडी करते हैं और उस फोर्स की वजह से जो मोशन हो रहा है हम उसको इसमें स्टडी करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम है जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है वो हम चैप्टर 4 में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में ये सारी चीज़ें आएंगी, काइनेमेटिक भी आएगा, काइनेटिक न्यूटन्स लॉ भी आएगा और काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम भी आएगा। फिर रिजिड बॉडी के ऊपर जब इन सारे चीज़ का इफेक्ट पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी के ऊपर जब इन तीनों कंडीशन को, इन तीनों चीज़ों को देखेंगे तो वो चैप्टर 3 में है, चैप्टर 4 में है और चैप्टर 5 में। रिजिड बॉडी उसे कहते हैं जो बॉडी फोर्स लगने के वजह से वो अपना शेप और साइज चेंज ना करे, ठीक है। अगर कोई बॉडी है उसके दो पार्टिकल, जो उनके अंदर जो दो पार्टिकल है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी, ठीक। अब हम देखते हैं कि मैकेनिक्स में क्या क्या होता है, ठीक है। तो मैकेनिक्स क्या है, एक्चुअल में ये एक साइंस है, ये एक फिजिकल साइंस है जो हमको बॉडी के मोशन को
और उस पे लगे हुए फोर्स को डील करते हैं इससे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, फिजिकल साइंस डील्स विद द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो वो बॉडी या तो रेस्ट में होगी या फिर मोशन में होगी। इन सारे फिजिकल साइंस को ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या मैकेनिक्स जो है वो डील करता है। ठीक है, हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं, ये मैकेनिक्स जो है वो क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्यों पढ़ते हैं, दिस साइंस फॉर्म द ग्राउंड वर्क फॉर द फर्दर स्टडी ऑफ डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है कि जो मैकेनिक्स है वो सबसे इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक पार्ट है, जहाँ से हम लोग फर्दर जो है इससे आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक पार्ट है, जिससे हम लोग बॉडी के मोशन और उसके बिहेवियर के बारे में हम स्टडी करते हैं, जिससे फर्दर हमको इंजीनियरिंग में आगे के सब्जेक्ट्स या आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक, अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक में हम क्या करते हैं कि उन बॉडी को डील करते हैं जो रेस्ट में है, वो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो सकते हैं या रिलेटिव रेस्ट में हो सकते हैं। मतलब हम स्टैटिक मैकेनिक्स के स्टैटिक पार्ट में हम क्या करते हैं कि उस सब्जेक्ट से उस बॉडी से डील करते हैं जिसके ऊपर फोर्स लग रहा हो और वो बॉडी रेस्ट में हो। ठीक है, और डायनेमिक में क्या करते हैं कि हम दोनों चीज़ों को डील करते हैं। ठीक है, डायनेमिक को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, काइनेमेटिक और काइनेटिक। तो काइनेमेटिक में क्या होता है कि हम मोशन बॉडी को स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन किस कॉज से मोशन हो रहा है उसको नहीं स्टडी करते हैं। मतलब कि हम बॉडी के सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, कॉज ऑफ मोशन को हम कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन जब हम काइनेटिक पढ़ते हैं, काइनेटिक, तो इसमें क्या करते हैं कि बॉडी के मोशन को भी स्टडी करते हैं और किस कॉज से उस बॉडी के अंदर मोशन आया है इसको भी स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी मैकेनिक्स को दो पार्ट में पहले डिवाइड किया गया है, एक जो रेस्ट बॉडी को स्टडी करता है और दूसरा जो है वो मोशन बॉडी को स्टडी करता है। ठीक है, जो पार्ट मोशन बॉडी को स्टडी करता है, डायनेमिक पार्ट, वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक में क्या होता है कि हम सिर्फ बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं, किस कारण से, किस कॉज से वो मोशन में हो रहा है उसको नहीं स्टडी करते हैं। और जब काइनेटिक की स्टडी करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि हम बॉडी के मोशन का स्टडी तो करते ही हैं, साथ ही साथ किस कॉज से वो मोशन कर रहा है उसको भी स्टडी करते हैं, यानी उस फोर्स को भी स्टडी करते हैं जिससे बॉडी मोशन में आई है। ठीक है, ठीक है, अब बेसिक टर्म्स है कुछ। स्टार्ट करने से पहले, जब हम सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो वो सबसे पहले देखते हैं कि क्या बेसिक टर्म्स हैं जो हम लोगों को अभी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, स्टैटिक्स। ठीक है, वो बॉडी जो रेस्ट में हो, या ये कहें वो बॉडी जो इक्विलिब्रियम में हो, उसको कहेंगे स्टैटिक्स। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टैटिक्स डीलिंग विथ इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, हम एक इक्विलिब्रियम बॉडी या इक्विलिब्रियम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसमें क्या होता है कि बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि कोई बॉडी किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर रेस्ट में है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसे कहेंगे कि अगर किसी बॉडी के पार्टिकल एक दूसरे से डेफिनेट डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं और उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जितना डिस्टेंस मेंटेन है वो कांस्टेंट है ऑल द टाइम, तो उसको क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन इट्स पार्ट आर नेग्लिजिबल। ठीक है, मतलब क्या होगा कि अगर कोई बॉडी है उसके कोई भी पार्ट, ठीक है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे हैं, मतलब जो भी पार्टिकल रिजिड बॉडी में है वो क्या है
एक दूसरे से एक कांस्टेंट एक फिक्स डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी। फिर नेक्स्ट क्या है, डायनेमिक्स, ठीक है। डायनेमिक्स में क्या होता है कि हम मोशन बॉडी को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें यहाँ लिखा हुआ है डीलिंग विथ ए रिजिड बॉडी इन मोशन, ठीक है। हम क्या करते हैं कि कोई रिजिड बॉडी है और वो मोशन में है, तो हम उसको इस पार्ट में, डायनेमिक्स के पार्ट में डील करते हैं, ठीक। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, कोई रिजिड बॉडी अगर मोशन में है, तो उसको हम डायनेमिक के पार्ट में उसको डील करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, लेंथ, ठीक है। लेंथ क्या है, अप्लाइड टू ए लीनियर डायमेंशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, ठीक है। तो अगर लेंथ हम ये कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, ठीक है, जो लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, लेंथ, ठीक है। अब वो जो डिस्टेंस बिटवीन दो पार्टिकल है, अगर कोई दो पार्टिकल है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को लेंथ कहेंगे। अब वो या तो एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है और या फिर एक कर्व लाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इसका लेंथ, ठीक है। और इसका लेंथ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो जो भी मूवमेंट है, जो भी डिस्टेंस है कोई किसी दो पार्टिकल के बीच में, उसको हम क्या कहेंगे, लेंथ, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, एरिया, ठीक है। अब एरिया क्या है, ये टू डायमेंशनल प्रॉपर्टी है, ये टू डायमेंशनल चीज़ है, जिसमें क्या होता है कि टू डायमेंशनल साइज ऑफ शेप ऑफ और सरफेस, ठीक है। कोई भी सरफेस है अगर वो टू डायमेंशनल है तो उसको एरिया में कहेंगे, ठीक है। जैसे कोई लैंड प्लॉट हो गया, ठीक है, जो ब्लैक बोर्ड होता है वो भी टू डायमेंशनल है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि एक एरिया होगा। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, ये थ्री डायमेंशनल है, ठीक है। ये थ्री डायमेंशनल साइज है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। ये थ्री डायमेंशनल है जो क्या होता है कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम, ठीक है। ये थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि अगर कोई, जैसे हम जहाँ पे भी रह रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं वो थ्री डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है। तो अगर हम थ्री डायमेंशनल स्पेस को अगर ग्राफ के थ्रू दिखाना चाहें तो कुछ ऐसे दिखेगा। आगे फर्दर इसी क्लास में आपको दिखेगा कि पीपीटी में कि थ्री डायमेंशनल क्या होता है, ठीक है। अगर कोई बर्ड स्पेस में या आकाश में उड़ रहा है तो वो थ्री, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो 3D में है, ठीक है। तो अगर कोई बर्ड जो है वो किसी डिस्टेंस पे उड़ रहा है तो वो ओरिजिन से वो थ्री डायमेंशनल में है। एक्स डिस्टेंस पे भी उसका कोई कोऑर्डिनेट होगा, वाई डिस्टेंस से भी उसका कोई कोऑर्डिनेट होगा और जेड डायरेक्शन में भी उसका कोई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक। फिर क्या है, फोर्स। फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या है, द एक्शन ऑफ ए बॉडी ऑन अनदर वेदर इट इज पुश्ड और अ पुल फोर्स, ठीक है, ठीक है। किसी एक बॉडी का दूसरी बॉडी पे एक्शन होना, ठीक है, या तो वो पुल हो या पुश हो, ठीक है। कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे अगर वो पुल या पुश का फोर्स लगा रही है तो वो एक फोर्स है, ठीक है। जैसे हम जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो हम अपने चॉक से बोर्ड पे एक फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स से ही चॉक जो है वो बोर्ड पे फ्रिक्शन की वजह से वो लिखाता है उस पर, ठीक है। फिर क्या है, मास। मास क्या है, द मैटर, द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, ठीक है। कोई एक बॉडी है उसके अंदर कितने मैटर प्रेजेंट हैं उसी को कहेंगे मास, ठीक है। तो मास को अगर ऐसे समझें तो मेरा भी कोई मास है, हर चीज़ लिविंग हो नॉन लिविंग हो हर चीज़ में मास है, ठीक है। तो जो भी मैटर किसी बॉडी के अंदर कन्फाइंड है, जो ऑक्यूपाइड है, उसी को क्या कहेंगे, मास। नेक्स्ट क्या है, वेट। वेट क्या है, द फोर्स विथ विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगर अर्थ की बात करें तो एक फोर्स है जो
सेंटर ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटी की वजह से किसी बॉडी पे एक्ट करता है, उसी को कहते हैं वेट। ठीक, ये अट्रैक्शन अर्थ से, अर्थ के सरफेस पे जितने भी पार्ट हैं, जितने भी थिंग्स हैं, वो सारे जो है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो जब ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो इनके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो वेट अपने आप को महसूस करता है। अगर अर्थ का अगर ग्रेविटी फोर्स रिमूव कर दिया जाए तो बॉडी जो है वो वेटलेस हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल क्या है, ए बॉडी ऑफ निग्लिजिबल डायमेंशन। ठीक है, एक बॉडी जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, जो निग्लिजिबल डायमेंशन है, ना एक्स डायरेक्शन में ना वाई डायरेक्शन में, किसी भी डायमेंशन में वो कोई उसका लेंथ नहीं है, उसको क्या कहेंगे, पार्टिकल। नेक्स्ट, ठीक है, अब हम जब मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे चीज़ों से डील करते हैं। ठीक है, तो जब कई सारी चीज़ों से डील करते हैं, जैसे मास से डील करते हैं, लेंथ से डील करते हैं, मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, तो क्या होता है कि इसको मेज़र करने का एक यूनिट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं या अमाउंट में बता सकते हैं कि कितना अमाउंट में चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं कि इसको पहले यूनिट से डिसाइड करते हैं। तो इसमें दो तरीके से डिसाइड किया जाता है, एक सीजीएस यूनिट होता है और एक एमकेएस यूनिट होता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो एमकेएस होता है और सीजीएस जो है वो लोकल यूनिट है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट वी डीलिंग विथ ड्यूरिंग द कोर्स। दो तरीके के चीज़ों से हम डील करेंगे। क्या है, इंटरनेशनल, ठीक है, आईएस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, मैट्रिक यूनिट, और दूसरा क्या है, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट में क्या होता है कि जो सीजीएस यूनिट है, अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है, टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं और फोर्स को केजी में मेज़र करते हैं। लेकिन अगर वहीं हम एमकेएस यूनिट की बात करें या इंटरनेशनल एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होगा कि लेंथ जो है वो मीटर में मेज़र करते हैं, टाइम जो है वो सेकंड में मेज़र करते हैं और फोर्स जो है वो न्यूटन में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम के साथ साथ उन चीज़ों का, फोर्स का या टाइम का, सबका यूनिट दिया हुआ होता है। तो उसको हम कंसिडर करके जो मेरा आंसर आता है उसको भी एक यूनिट होता है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं कि पूरे सिस्टम को हम एक क्लासीफाई तरीके से अरेंज कर सकते हैं यूनिट के साथ। ठीक, ठीक, तो क्या है कि दो अलग अलग यूनिट है, मेनली हम लोग इस पार्ट से डील करते हैं। ठीक है, और यूएस में ये पार्ट से डील करते हैं। ठीक है, तो हम एसआई यूनिट से ही मेनली डील करते हैं, है ना। तो एसआई यूनिट में सबसे पहले क्या है, मास। तो मास में हम क्या करते हैं, इसको किलोग्राम से डिनोट करते हैं और सिंबल उसका क्या है, केजी। ठीक है, लेंथ, लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, और उसको डिनोट करते हैं एम से। टाइम को हम सेकंड में डिनोट करते हैं और इसका डिनोशन सिंबल है एस। फोर्स को हम न्यूटन में मेज़र करते हैं और इसका डिनोशन सिंबल है एन। ठीक है, वहीं अगर यूएस यूनिट की बात करें तो यूएस यूनिट में क्या होता है, स्लग का कोई यूनिट नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, उसको स्लग ही लिखते हैं। नेक्स्ट, फुट, फुट का सिंबल जो है वो एफटी। सेकंड, सेकंड को हम क्या करते हैं, एसईसी से डिनोट करते हैं और पाउंड को एलबी से डिनोट करते हैं। तो ये जो सारे चीज़ें हैं, जैसे मास, तो मास को स्लग से हम लिखते हैं, जो यूएस यूनिट है वो स्लग है। ठीक है, उसका कोई सिंबल नहीं है। लेकिन अगर लेंथ की बात करें, लेंथ, तो लेंथ को हम यूएस यूनिट में फुट से डिनोट करते हैं और उसका सिंबल जो है वो एफटी है। ठीक है, फिर टाइम को हम क्या करते हैं, यूएस यूनिट में सेकंड से डिनोट करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं और उसका डिनोशन इसको एसईसी से डिनोट करते हैं।
फिर उसके बाद फोर्स को यूएस यूनिट में हम पाउंड से डिनोट करते हैं, पाउंड से में मेजर करते हैं और उसका सिंबल है एलबी। ठीक, ठीक है। फिर हम देखते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, उसको कैसे हम लोग मेजर करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है, इसको हम एसआई से भी डिनोट करते हैं। मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है, एसआई सिस्टम ऑफर मेजर एडवांटेज रिलेटेड टू द एफपीएस सिस्टम। ठीक है, जो एसआई सिस्टम क्या होता है वो बहुत एफपीएस सिस्टम से ज़्यादा एडवांस होता है। ठीक है, वाइडली यूज होता है थ्रू आउट वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वो क्या होता है, एसआई यूनिट ही या एसआई सिस्टम ही हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें क्या है कि हम बेसिक यूनिट जैसे लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, वहीं एफपीएस में अगर हम बात करें तो उसको हम इंच, फुट या यार्ड या माइल में डिनोट करते हैं। ठीक है, मेज़र करते हैं। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, लेकिन अगर एफपीएस में बात करें तो इसको हम इंच, फुट, यार्ड और माइल में मेज़र करते हैं। ठीक है, अब एसआई यूनिट की बात करें तो एक मीटर में, अब यूनिट कन्वर्जन देखते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और वहीं एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और एफपीएस में बात करें तो एक फिट में 12 इंचेस होते हैं, एक यार्ड में 3 फीट होते हैं और एक माइल में 5280 फीट्स होते हैं। ठीक, फिर न्यूटन की बात, फोर्स की बात करें, मैट्रिक सिस्टम में अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये न्यूटन सेकंड लॉ है। ठीक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ है जिसको हम अभी आगे इसी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या क्या या कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि फोर्स को हम मैट्रिक सिस्टम में न्यूटन से डिनोट करते हैं, जिसमें क्या होता है, मास को हम केजी में लिखते हैं और ए को एक्सीलरेशन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्चुअल में फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, फोर्स को हम न्यूटन से डिनोट करते हैं और अगर इसको हम और एक्सप्लेन करें तो मास को हम केजी में लिखते हैं और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी फोर्स का एक्चुअल में हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं, देयरफॉर 1 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव ए मास ऑफ 1 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब एक यूनिट फोर्स का कितने के बराबर होता है इसको एक्सप्लेन किया गया है। जब हम एक न्यूटन किसके बराबर का फोर्स होता है, अगर हम इसको हम लोग देखें तो जब हम 1 kg मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से मूव कराते हैं, ठीक है, तो वो 1 न्यूटन के बराबर होता है। जब 1 kg को हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर हम मूव कराते हैं तो वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, फिर यूएस सिस्टम है जिसको हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं क्योंकि हम लोगों के सिस्टम में ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो बस एक हाईलाइट देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। फोर्स एलबी में मेजर करते हैं जिसमें मास को स्लग्स में लिखते हैं और एक्सेलरेशन को फीट पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो स्लग्स इक्वल टू क्या होगा, एलबी सेकेंड स्क्वायर पर फीट।
ठीक है। तो एक स्लग का यूनिट क्या हो गया, अगर हम एक स्लग मास को 1 फीट पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कराते हैं तो वो फोर्स 1 LB के बराबर होगा। ठीक, फिर कन्वर्जन देखते हैं। 1 LB मतलब 4.448 न्यूटन, मास 1 स्लग मतलब 14.593 kg, और 1 फीट लेंथ मतलब 0.304 मीटर। ठीक है। और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जी की बात करें, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जी की बात करें तो स्टैंडर्ड में क्या होता है, 9.806 लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 9.81 लिखेंगे, है ना। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में दिया गया होगा कि जी का वैल्यू हमको कितना लेना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया है तो 9.81 लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया गया है कि हमको कितना लेना है जी का वैल्यू, हम उतना ही लेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है, और कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया गया होगा कि आपको 9.806 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर एफपीएस यूनिट में बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगा 32.174 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ठीक है, अगर हम एसआई यूनिट में बात करें तो जी का वैल्यू होगा वो 9.81 होगा और 9.806 भी होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर हम एफपीएस यूनिट में बात करें तो जी का वैल्यू जो होगा वो 32.174 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट में हमको कौन कौन से चीज़ों से डील करना है वो देखते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमको स्टडी करना है, फिर कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जैसे लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन सब चीज़ों से डील करना है, फिर एनालिसिस करना है। ठीक है, जो भी मेथड हम लोग पढ़ेंगे उससे हम देखेंगे कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाते हैं या किस तरीके के प्रॉब्लम्स से हम डील कर पाते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। फिर फर्दर स्टडी करेंगे, फ्यूचर स्टडी करेंगे कि फ्यूचर में इससे हमको किस किस सब्जेक्ट से मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने से हमको आगे के किस किस सब्जेक्ट में हमको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन में क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जनरल प्रिंसिपल, फिर जनरल प्रिंसिपल के बाद स्टैटिक एनालिसिस। हम जब जनरल प्रिंसिपल पढ़ने के बाद स्टैटिक एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे, हम उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उस सिस्टम में बात करेंगे जो जिसमें बॉडी जो है वो प्योरली रेस्ट में हो। वो रिलेटिव रेस्ट भी हो सकता है या एब्सोल्यूट रेस्ट में हो सकता है, और जिस फोर्स की वजह से मूव हो रेस्ट में वो है, उस फोर्स को भी हम इसमें स्टडी करते हैं। और डायनामिक स्टडी में क्या करते हैं कि हम मोशन बॉडी को स्टडी करते हैं। अब इसमें या तो हम सिर्फ बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं, कॉज ऑफ मोशन नहीं स्टडी करते हैं, या फिर दोनों को स्टडी करते हैं। कॉज ऑफ मोशन को भी स्टडी करते हैं और जिसकी वजह से मोशन हो रहा है उसको भी स्टडी करते हैं, और मोशन को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर मैकेनिक्स है वो सबसे पहले रिजिड बॉडी मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे रिजिड बॉडी। वो बॉडी जो प्योरली रिजिड है उसके ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो कैसे डील कर रहा है, इसको हम स्टडी करेंगे। फिर डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स, मतलब कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं बॉडी पे, ठीक है, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स की वजह से बॉडी अगर डिफॉर्म हो रहा है तो इसकी भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं। अगर वो प्लास्टिक फेज में है, अगर वो इलास्टिक फेज में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या होगा कि बॉडी पे जैसे ही फोर्स रिमूव करेंगे बॉडी फिर से अपना शेप रीगेन कर लेगा। लेकिन अगर हम प्लास्टिक फेज में चले गए तो क्या होगा, अगर हम इतना फोर्स लगा दिए कि बॉडी जो है वो प्लास्टिक फेज में चला गया तो वो बॉडी जो है वो पूरा अपना वो पूरा अपना शेप और साइज जो है वो रिगेन नहीं कर पाता। उसके बाद मैकेनिक्स का ही पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, जो हम लोग
फ्लूइड मैकेनिक्स, जो हम लोग इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स मेनली पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ पार्ट में हम पढ़ेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। रिजिड फ्लूइड मैकेनिक्स को इस सब्जेक्ट में हम नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए एक अलग से सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसमें हम इस सब्जेक्ट को डील करते हैं। फिर रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में दो तरीके से पढ़ते हैं, एक स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। ठीक है, जब रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, एक स्टैटिक। तो स्टैटिक में क्या होता है कि बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा हो, उस फोर्स को देखते हुए अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक में स्टडी करते हैं उसको। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी जो है वो मोशन में है तो हम उसको डायनेमिक में स्टडी करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस इसमें यह है कि स्टडी में सिर्फ रेस्ट बॉडी को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसमें फोर्स को भी हम लोग डील करते हैं, फोर्स कॉज ऑफ जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो रेस्ट में है उसको भी डील करते हैं। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है कि डायनेमिक में मोशन को स्टडी करते हैं और कॉज ऑफ मोशन को भी स्टडी करते हैं। किस दो पार्ट में इसको डायनेमिक में को भी डिवाइड किया गया है। एक पार्ट में हम क्या करते हैं कि बॉडी के सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, और एक पार्ट में हम उसके कॉज को भी स्टडी करते हैं, मोशन के साथ साथ उसके कॉज को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब स्टैटिक, जो स्टैटिक में हम पढ़ते हैं वो क्या होता है कि बॉडी जो वो प्योरली इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, पार्टिकल रेस्ट में होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या है, इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ पार्टिकल एंड बॉडीज। ठीक है, स्टैटिक में हम क्या करते हैं कि बॉडी पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में होता है, पार्टिकल रेस्ट में होता है। ठीक है, डायनेमिक में क्या होता है, ठीक है, बॉडी एक्सेलरेट कर रहा होता है। ठीक है, जो बॉडी जो है वो मोशन कर रहा होता है वो एक्सेलरेट कर रहा होता है, वो लीनियर मोशन भी हो सकता है और कर्वीलिनियर मोशन भी हो सकता है, मतलब कि वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर सकता है या किसी कर्व में मोशन कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम डायनेमिक में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब डायनेमिक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक काइनेमेटिक और दूसरा काइनेटिक। काइनेमेटिक में क्या करते हैं हम कि बॉडी के सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, उसके कॉज को नहीं स्टडी करते हैं, मतलब कि बॉडी मोशन कर रहा है लेकिन किसके कारण से मोशन कर रहा है, किस फोर्स के कारण से मोशन कर रहा है, हम उसको नहीं स्टडी करते हैं। और काइनेटिक में क्या होता है कि हम बॉडी के मोशन के साथ साथ किसके कारण से वो मोशन कर रहा है, जो फोर्स जिसके वजह से वो मोशन कर रहा है उसको भी हम स्टडी करते हैं। ठीक, फिर मटेरियल के मैकेनिक्स को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट में हम मैकेनिकल के मटेरियल के मैकेनिक्स को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, और वाइब्रेशन थ्योरी को भी हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक क्वालिटीज हैं, बेसिक क्वांटिटीज हैं जिसको हम लोग देखना जरूरी है। वो क्या क्या है, लेंथ, मास, टाइम और फोर्स। ठीक है, लेंथ को किस में मेजर करते हैं हम, अगर एसआई यूनिट की बात करें तो लेंथ को हम मीटर में स्टडी करते हैं, मास को किस में स्टडी करते हैं, केजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, और टाइम को सेकंड में और फोर्स को न्यूटन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, तो क्या होता है इसमें एक आइडियलाइजेशन होता है। ठीक है, अगर वो पार्टिकल है, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा लेकिन साइज जो है वो निग्लेजिबल होगा, मतलब वो छोटा माइन्यूट पार्टिकल, वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसमें क्या होगा कि हम उस बॉडी का, उस पार्टिकल का मास तो होगा लेकिन उसका साइज जो है वो काफ़ी छोटा होगा, माइन्यूट सा होगा, निग्लेजिबल होगा। ठीक, फिर जब रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं तो निग्लेक्ट मटेरियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जब रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं तो वो रिजिड बॉडी किसी भी मटेरियल का हो सकता है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं कि उस मटेरियल के प्रॉपर्टी को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं जब रिजिड बॉडी की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिजिड बॉडी में हम क्या करते हैं, बॉडी के मटेरियल प्रॉपर्टी को निग्लेक्ट करते हैं। फिर क्या है, कंसंट्रेटेड फोर्स, हम कंसंट्रेटेड फोर्स को भी स्टडी करते हैं और सपोर्ट और रिएक्शन को भी इसमें स्टडी करते हैं कि जो बॉडी है उसके वो किस सपोर्ट, उसका सपोर्ट क्या है और उस पर रिएक्शन किस तरीके से लग रहा है, इन सारी चीज़ों को इसमें हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसको हम अगली क्लास में देखते हैं कि न्यूटन्स के कौन कौन से लॉ हैं और उसका रिजिड बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।